एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। साथियों, इतिहास गवाह है, भारत का बहुजन समाज भारत का हुक्मरान थे। जब हम भारत को समझने के लिए कोशिश करते हैं तो भारत का मिट्टी का अंदर जो ऐतिहासिक प्रत्नतत्वविद से ये प्रमाण मिलता है कि ये भारत का शासक, भारत का मूल निवासी थे और बहुजन समाज थे। इतिहास ये भी गवाह देता है लगभग 7th सेंचुरी एडी तक भारतवर्ष में बहुजन समाज का राज था। प्रत्नतत्व विभाग और भूखनन से हमें यह पता चलता है कि भारत का शासन करने वाले लोग सिर्फ ही सिर्फ भारत का मूल निवासी थे। 8th सेंचुरी आते आते 9th सेंचुरी का बीच में बहुजन समाज थोड़ा कमजोर होने लगा। 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी में हमारा तमाम यूनिवर्सिटी को खत्म किया गया। जो यूनिवर्सिटी भारत का इतिहास को समझाता है, तक्षशिला, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी, लगभग 79 से ज्यादा यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में भारत का मूल निवासियों का था। षड्यंत्र करके मनुवादियों ने यूनिवर्सिटियों को बर्बाद कर दिया। लगभग 1190 यानी 11th सेंचुरी 1190 में नालंदा को आग लगाया गया। 12th सेंचुरी समाप्त होते होते तक्षशिला भी फिनिश हो गया। क्यों हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मनुवादियों ने बर्बाद कर दिए? क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही देश का रीढ़ का हड्डी होता है, देश का बुनियादी ढांचा को मजबूत करता है। इसीलिए मनुवादियों ने 11वीं सेंचुरी आते आते तमाम बहुजनों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिए, लेकिन इतिहास को मिटा नहीं पाए। जब 1922 में दयाराम साहनी रखलदास बनर्जी का द्वारा हड़प्पा सिविलाइजेशन को एग्जामिनेशन किया गया तो मिट्टी का नीचे से बहुजन का शासन के बारे में पता चला। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन भारत का मूल निवासियों का बारे में चीख चीख कर इतिहास बता रहा है। फिर भी आज हम गुलाम कैसे है, क्यों है? जो कम अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं पाता। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक किस्सा मुझे याद आता है पढ़ने के बाद। जब बाबा साहेब अम्बेडकर उनका किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा को पब्लिश कर रहे थे, सिर्फ 500 कॉपी पब्लिश के लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखे थे। लेकिन नेहरू जी ने सिर्फ 500 रुपये देने के लिए मना कर दिए थे। फिर भी बाबा साहेब हार नहीं माने। मनुवादी हर वक्त एजुकेशन में ही प्रहार करता है। शिक्षा संस्थाओं को
बर्बाद कर देता है, हेल्थ सेंटर को बर्बाद कर देता है, और अंधविश्वास, कुसंस्कार, रूढ़िवाद भारत में फैलाने के लिए कोशिश करता है। आज वो सक्सेस भी हो गया है। इतिहास ये भी गवाह है, भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद ये भारत को कौन शासन किया। साथियों, भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद जिन लोगों ने ब्रिटिश सरकार का तलवे चाट रहे थे, ब्रिटिश सरकार का अधीन में नौकरी कर रहे थे, ऐसे लोग ही भारत में उच्च पद पर बैठ गए। कांग्रेस देश को 60 साल से ज्यादा शासन किया। बहुजनों को क्या मिला? क्या बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा रचा गया संविधान को भारत का कांग्रेस सरकार इंप्लीमेंट किया? जी, ये प्रश्न का जवाब नहीं में आता है। बाबा साहेब अंबेडकर का बड़ा सपना था जाति का समूल विनाश, जो उनका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट या वॉल्यूम 1 में देखने के लिए मिलता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 17 में बाबा साहेब अंबेडकर लिखते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कांग्रेस जानबूझकर आर्टिकल 17 को लोगों का सामने नहीं लाया और उन्हें सही से इंप्लीमेंट नहीं किया, जो आज हम भुगत रहे हैं। 2014 से अभी तक और दूसरा मनुवादी पार्टी भारत में शासन में बैठा, जो संघ परिवार का इशारे से चलता है। वो भी बहुजन को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये तो कोशिश कर रहा था एट्रोसिटी एक्ट को फिनिश करने के लिए। टेस्टर मारते हैं बीच बीच में, क्योंकि हमें यह पता चलता है, जब हम इतिहास गवाह है, तमाम मनुवादी पॉलिटिकल पार्टियों को हम देख रहे हैं, बहुजनों का उत्थान के लिए कोई भी मनुवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ता है। एक एग्जाम्पल देखिए, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, आदिवासियों का जमीन के ऊपर जब रेलवे जाता है, उनका जो क्षति होता है उनको भरपाई करने के लिए 50,000 या 1 लाख में खत्म हो जाता है एक एकड़ के लिए। जब वही जमीन जनरल कैटेगरी का हो जाता है, उनका वैल्यू 1 करोड़ हो जाता है। जब भी डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट का वर्क के नाम पर आदिवासियों का जंगल को उजाड़ा गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जमीन को छीना गया और उनको सेटलमेंट भी किया नहीं गया। ये कांग्रेस का पीरियड में एविडेंस मिलता है। जिस उड़ीसा का चित्रकोंडा डैम जब बन रहा था, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का, लगभग 200 से 250 विलेज को एबोलिश किया गया, लेकिन आज तक इन लोगों को सेटलमेंट किया नहीं गया। जब उड़ीसा में कोरापुट जिला में नालको बन रहा था, वहां लगभग 5,000 परिवार को विस्थापित किया गया। आज भी उनका सेटलमेंट किया नहीं गया। मैं एग्जाम्पल दिया, हर कोई स्टेट में शेड्यूल ट्राइब का वही दुर्दशा है। गुजरात में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू इनागुरेट किया गया, वहां ट्राइबल फैमिली का जमीन को अधिग्रहण किया गया। आज तक वो परिवार को सेटल किया नहीं गया। लेकिन ये जमीन जब जनरल कम्युनिटी का हो जाता है तो उनको सेटल किया जाता है।
वो जमीन का भाव करोड़ों रुपए में सेल होता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को क्या मिल रहा है इंडिपेंडेंट भारत में? संविधान में दिया गया अधिकार भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को नहीं मिल रहा है। जब बाबा साहेब अंबेडकर साइमन कमीशन को लाते हैं और वहां पिछड़े लोगों का सर्वे करवा रहे थे, जिन कम्युनिटी ने साइमन कमीशन के सामने अपना प्रॉब्लम बताए वो सर्वे में आए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में आ गए और ओबीसी लोगों को बहलाया फुसलाया गया, बहकाया गया। इसीलिए ओबीसी उनका अधिकार प्राप्त कर नहीं पाए। फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 340 के तहत बहुजन समाज के नाते ओबीसी का अधिकार को दिलाने के लिए लिख दिए। वक्त का साथ साथ ओबीसी का लोग एजुकेट बने और ओबीसी का आरक्षण प्राप्त करने के लिए लड़े। उनमें से फर्स्ट लाइन का योद्धा थे दादा साहेब कांसीराम। मंडल और कमंडल का लड़ाई भी लड़ा गया। मंडल कुछ हद तक हावी हुए। अब कमंडल का बारी आया, ओबीसी का रिजर्वेशन को फिनिश किया जा रहा है। जब भी जो भी सरकार भारत में बैठा है, कभी भी बहुजन का उत्थान के लिए नहीं किए हैं। इसको नजर में रखते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उनका जन्मदिन पर क्या बोलती है? वो राजनीतिक धुरंधर यूनाइटेड होके बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ बहन मायावती जी 2024 अकेला लड़ने की ऐलान कर दी है। क्यों ऐसा कर दी? हर कोई टीवी मीडिया सोशल मीडिया में यह चर्चा है बीजेपी को हराना नामुमकिन है। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ये जानती है बीजेपी ताकत में आने से बहुजनों का भलाई नहीं होता है, वैसे ही कांग्रेस ताकत में आने से भी बहुजनों का भलाई नहीं होता है। दोनों ही मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी है। इसीलिए हम लोगों को कांग्रेस को भी कमजोर करना है, बीजेपी को भी कमजोर करना है। ये दोनों दो भाई है। ये बात हमारा पूर्वजों कहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का पीरियड में बाबा साहेब जान चुके थे। ईवी रामस्वामी पीरियड जान चुके थे। दादा साहेब कांसीराम जान चुके थे। शिक्षा गुरु ज्योतिबा फूले कांग्रेस को बामन का पार्टी बताते थे। ये भट्ट का पार्टी है, ये पांडे का पार्टी है, ये मिश्रा का पार्टी है। ये कभी भी बहुजनों का उत्थान नहीं करेगा। बीजेपी भी ऐसे संघ परिवार का पार्टी है, वो बहुजनों का उत्थान नहीं करेगा। ये बात बहन मायावती जी सही से जानती है। इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दी 2024 इलेक्शन अकेली लड़ेगी। मतलब ये है बहुजनों का वन पार्टी वन लीडर वन बैनर। जो बात बाबा साहेब अंबेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 3 स्पीच नंबर 113 में बताए हैं, इसको नजर में रखते हुए बहन मायावती जी अकेली लड़ने के लिए तैयार कर दी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक पार्टी है जो बहुजनों का हित के लिए काम करता है। ओबीसी द्वारा परिचालित पार्टी भी मनुवाद का शिकार है। जैसे अखिलेश सिंह यादव जी
जब यूपी में वो अपना शासन गद्दी में बैठते हैं तो शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को फाड़ते हैं और बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी पार्टी का मुखिया मनुवादी सोच से डूब जाता है वो कभी भी संवैधानिक प्रक्रिया से देश का शासन नहीं चलाता। वो मनु का रूल एंड रेगुलेशन से देश को चलाता है। इसको नजर में रखते हुए बहन मायावती जी जानती है कांग्रेस जीतेगा तो बहुजनों को क्या मिलेगा। 50 साल से 60 साल तो बहुजन भुगत चुके हैं। जो कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर को सताती थी, बीजेपी जीतेगा तो बहुजनों को क्या मिलेगा? सिर्फ मंदिर का घंटा ही मिलेगा। इसीलिए बहन मायावती जी जानती है शासन चाहे हम ताकत में आए या ना आए, जब वोट का ताकत कुंजी बन जाता है तो मनुवादी थरथराता है, कांपता है। भारत का ज्यादा पॉपुलेशन SC ST OBC है। आज नहीं तो कल ये यूनाइटेड हो जाएंगे। इसीलिए बहुजन समाज का पार्टी किसी का साथ गठबंधन नहीं कर रहा है। जो भी पार्टी में अब देखिए मनुवादी का थॉट है वो पार्टी का मुखिया का पास। कांग्रेस मनुवादी का विचार से चलता है, बीजेपी मनुवादियों का विचार से चलता है, कम्युनिस्ट मनुवादी थॉट में चलता है। आम आदमी पार्टी वो तो खुद को कट्टर हिंदुत्व मनुवादी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भारत का संविधान से देश को चलाने के लिए कोशिश करता है। साथियों, जो पॉलिटिकल पार्टी देश का शासन, प्रशासन, जुडिशियरी और प्रेस मीडिया को संविधान का दायरे में चलाने के लिए कोशिश करता है, वही पॉलिटिकल पार्टी देश के लिए फायदेमंद है। क्योंकि संविधान किसी को डिस्टिंग्विश नहीं करता। संविधान देश का जुडिशियरी को कंट्रोल करता है, देश का कार्यपालिका को कंट्रोल करता है, देश का व्यवस्थापिका को कंट्रोल करता है, धर्म ग्रंथ नहीं। हम जब आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं तो वहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लिखते हैं आज से यानी 26 जनवरी 1950 से देश में चलने वाले जितने भी रीति रिवाज पुराना धर्म का कानून फिनिश हो जाता है। ये आर्टिकल 13 में लिखा गया है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैंने कल देखा उड़ीसा का एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें भगवत गीता पढ़ाया जा रहा है, भगवत गीता बांटा जा रहा है। जो भारत का संविधान का आर्टिकल 27 एंड 28 ये मना करता है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विशिष्ट धर्म के बारे में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में विशिष्ट धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो बच्चा वहां कमजोर होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा। इसीलिए बहन मायावती जानती है देश को बचाना है तो बहुजन समाज को मजबूत होना है। डेमोक्रेसी का खूबसूरती यह है ओपोजिशन रहना चाहिए। आज बहुजन सुरक्षित है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी समय समय पर अपना आवाज बुलंद करता है। वक्त वक्त पर सरकार को वो क्रिटिसाइज करने की दमखम भरता है। मतलब अभी भी 12 से 13% वोट
बसपा का झोली में है। ये वोट 25 से 30% हो गया तो समझिए जितना भी ताकतवर रूलर हो ना क्यों, बहुजनों को वो सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी शेड्यूल कास्ट लीडर, शेड्यूल ट्राइब लीडर को सम्मान क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि बहुजन समाज का वोट वन साइड धीरे धीरे जा रहा है। आप ओबीसी आर्टिकल 340 को समझ रहे हैं। तमाम ओबीसी लीडर आप खुलकर सामने आ रहे हैं। बिहार का शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर लखन यादव जी, बहुत सारे लोग संविधान का बात बोल रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर का बात बोल रहे हैं। वक्त ऐसा था सिर्फ शेड्यूल कास्ट लोगों ही बाबा साहेब बारे में बताते थे, जय भीम का नारा देते थे। वक्त ऐसा आ गया, साहब कांशीराम का लड़ाई, बहन मायावती जी का लड़ाई, तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी जय भीम का बैनर का नीचे आने लगे हैं। भरोसा ये जाग रहा है 2024 आते आते मनुवाद पार्टी कमजोर हो जाएगा। जय भीम का नारा भारत का हर कोना में गूंजेगा और बहुजन का शासन आएगा। सम्राट अशोक, हर्षवर्धन का शासन का पीरियड में भारत कैसे मजबूत था, वो दिन फिर वापस आ रहा है। ये भारत को सींचने वाले लोग भारत का मूल निवासी है, क्योंकि वो ये मिट्टी उनका है। भारत का रग रग में बहुजनों का ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। इसीलिए भारत को बचाना बहुजनों का जिम्मेदारी बन चुका है। बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, जिस दिन बहुजन समाज अपना इतिहास को समझ जाएंगे उसी दिन भारतवर्ष में भूचाल आ जाएगा। इतिहास समझ रहे हैं, पहले शेड्यूल कास्ट समझे, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब समझ गए, अब ओबीसी समझने लगे हैं और माइनॉरिटी ग्रुप भी जय भीम का विचार को समझ रहे हैं। 2024 आने वाला कल मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी के लिए खतरनाक संकेत है। बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर और बुद्ध का मार्ग होते हुए ये देश में फिर अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपना कार्यपालिका, अपना न्यायपालिका, अपना व्यवस्थापिका, अपना प्रेस मीडिया, इनको कब्जा करेंगे संवैधानिक प्रक्रिया में, क्योंकि ये लोग न्यायप्रिय लोग हैं। न्यायिक चरित्र इन लोगों का खून में है और ये देश का उन्नति ही बहुजनों का उन्नति है। ये बात बहुजन समाज जानते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इनको सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस मुहिम में जुड़ जाइए। इस वार्ता को चारों तरफ फैलाने के लिए इनको काइंडली शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।